नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी और योगीनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। कोई भी प्रदेश ऐसे ही उत्तर प्रदेश नहीं बनता, कोई भी प्रदेश ऐसे ही $1 ट्रिलियन का लक्ष्य लेकर आगे नहीं बढ़ता, कोई भी प्रदेश ऐसे ही निवेशकों को आकर्षित नहीं करता। और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सबसे पहले निवेशकों को आकर्षित किया ताकि उत्तर प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था को बदला जा सके। और सिर्फ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नहीं, लोगों की जो जीवन शैली है, जो लाइफ स्टाइल है, उसमें भी एक बड़ा बदलाव लाया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं योगीनॉमिक्स की और देखते हैं कि आज की योगीनॉमिक्स में क्या कुछ खास है। जो प्राप्त ना हो वो प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया हो उसे संरक्षित करना, जो संरक्षित हो गया उसे समानता के आधार पर बांटना चाहिए, तभी देश और जन का विकास संभव है। आपका परिश्रम ही आपकी साधना है। जब समस्या को समस्या न मान करके हम समाधान की ओर जाते हैं तो हमें रास्ते भी मिलते हैं और हम सफलता की नई ऊंचाई को प्राप्त करते हुए एक नए प्रतिमान को भी गढ़ने का काम करते हैं। पूरे देश के अंदर हर माफिया और हर राष्ट्र विरोधी तत्व उत्तर प्रदेश पुलिस से भय खाता है। जब लीडरशिप सामने हो और स्वयं लीड कर रहा हो तो फिर कोई चुनौती नहीं रह पाती। साल था 2017। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सत्ता में आई थी। चुनौतियां पहाड़ सी थी, रास्ता मुश्किल था, लक्ष्य कठिन थे। हसरत थी यूपी को विकास के हाईवे पर देश में सबसे आगे ले जाने का। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इस शपथ के करीब 7.5 साल बाद साल 2025 में पूरी दुनिया में यूपी का डंका और परचम लहरा रहा है। महाकुंभ 2025 का सफल आयोजन न सिर्फ दुनिया में सबसे बड़ा इंसानी जमावड़ा बना, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी यूपी को बम्पर उछाल मिलने की उम्मीद है। यही है योगीनॉमिक्स, जिसका आज पूरी दुनिया लोहा भी मान रही है और मिसाल भी दे रही है। एक नया शोध का विषय दिया है। मैं लगातार देख रहा हूं, मेरे पास लगातार IIM से और नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पत्र आ रहे हैं कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे होता है, आस्था आर्थिकी का समन्वय कैसे हो सकता है। ये तो पहली बार ये विषय मिला। इसको लेकर के आप 1 घंटे का टॉक हमारे यहां दीजिए, हमें बताइए मैनेजमेंट के बारे में कैसे ये हुआ। उत्तर प्रदेश की जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो DOP की बात करें, MSME की बात करें या स्टार्टअप की बात करें, इन ऐसे जो बड़े सेक्टर रहे हैं उनको बढ़ावा दिया गया। और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका रही है वो आधी आबादी की रही है, युवाओं की रही है। और ऐसे युवा जो नौकरी से अलावा अपना व्यापार करना चाहते हैं, अपना रोजगार करना चाहते हैं, और शायद इसीलिए आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश उनके लिए सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है व्यापार करने का। क्योंकि जिस तरीके से यहां के सामानों की ब्रांडिंग हो रही है, अपने आप में उनके सामने एक बड़ा बाजार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खोल कर रख दिया है। ऐसा क्या हुआ जो करीब 7.5 साल में ही यूपी से पूरी दुनिया मैनेजमेंट का गुर सीखने के लिए आतुर हो गई? योगीनॉमिक्स के किन सूत्रों की वजह से यूपी में विकास की उड़ान सुनिश्चित हुई? वो कौन से बदलाव थे, वो कौन से क्षेत्र थे जिन पर योगी सरकार ने फोकस किया और फिर सफलता के परचम लहरा दिए? दरअसल योगी सरकार ने शुरुआत से ही 3C पर फोकस किया और लिखी यूपी के विकास की दास्तान। पहले समझिए ये 3C है क्या। इसी 3C फॉर्मूले पर काम करके योगी सरकार ने कायाकल्प कर दिया है। एक एक करके आप इन 3C के सूत्र को समझेंगे तो फर्क भी साफ दिखेगा और योगीनॉमिक्स का पूरा कमाल भी समझ में आ जाएगा।
बहनों और भाइयों, केंद्र और राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। श्रद्धालु जन को यहां तक लाने के लिए सभी संबंधित विभागों ने, संस्थाओं ने अपना योगदान किया, लेकिन एक एक घटना को लाइव दिखाने का काम और सकारात्मक रूप से उसको आम जन तक, घर घर तक पहुंचाने का काम, यह तो आपने ही किया। योगी सरकार ने सत्ता में आते ही जो सबसे पहला काम किया वो ये कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत किया, आम लोगों के मन और जीवन में अपराध और अपराधियों का डर कम किया। खुद सीएम योगी ने विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर यूपी के आंकड़े भी दिए और साथ ही पूरे देश में अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम बनी यूपी पुलिस की पीठ भी थपथपाई। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े मैं आपको उपलब्ध करा दे रहा हूं। आप इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, आप इसको बोलना नहीं चाहेंगे क्योंकि इसके बाद तत्काल फोन आ जाता है, इसलिए आपने उससे कोताही बरती। चलिए होशियारी दिखाने की आवश्यकता है, कोई बात नहीं। लेकिन 16 की तुलना में अगर मैं आपके सामने इसके बारे में बताऊंगा तो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि डकैती की घटना में 84.41% की कमी आई है, लूट में 77.43% की कमी आई है, हत्या में 41.01% की कमी आई है, बलवा की घटनाओं में 66.40% की कमी आई है, फिरौती के लिए अपहरण की घटनाओं में 54.72% की कमी आई है, दहेज हत्या में 17.08% की कमी आई है, बलात्कार की घटनाओं में 26.15% की कमी आई है। महिला संबंधी अपराधों में जो संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। इसने उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक अपराधियों को सजा दिलाने का काम भी किया। जब पूरे देश के अंदर हर माफिया और हर राष्ट्र विरोधी तत्व उत्तर प्रदेश पुलिस से भय खाता है। मैंने तो एक ऐसा भी दुर्दांत माफिया को देखा था जो 2017 के पहले चलता था तो सड़क पे ऐसा दृश्य लगता था जैसे वह कोई बहुत बड़ा वीवीआईपी चल रहा है, और जब उत्तर प्रदेश पुलिस के हत्थे पड़ा तो उसकी पैंट गीली हो चुकी थी। मैंने वो दृश्य देखा, ये बदलता हुआ नए भारत का उत्तर प्रदेश है। जाहिर है यूपी पुलिस की ये छवि, उसका ये मुकाम रातों रात नहीं बने। दरअसल योगी सरकार ने न सिर्फ अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस को पूरा समर्थन दिया, बल्कि पुलिस सुधारों की तरफ भी कई बड़े कदम उठाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूपी पुलिस और योगी सरकार ने कदम से कदम मिलाकर यूपी को सुरक्षित बनाने के लिए काम किया। नतीजा सबके सामने है। और अपराधियों पर अंकुश के साथ साथ योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर भी नकेल कसी। ऑनलाइन व्यवस्थाएं शुरुआत कराई, सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत हुई ताकि लोगों को कम से कम ऑफिस के चक्कर लगाने पड़े और जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लग सके। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा था जिसमें योगी सरकार ने वहां की जो ताकत है उसको पहचाना, वो है आध्यात्मिक शक्ति। महाकुंभ जैसे जो बड़े आयोजन हुए हैं, 65 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु आए हैं हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश में कहें, और 3.5 लाख जो रुपए का कहा जा सकता है कि व्यापार हुआ है, ये अपने आप में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है, संवर रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था को अभी और मजबूत करने की जरूरत है। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की बात आज से नहीं चल रही है, यह चल रही थी 1973-74 से। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यह प्रस्ताव मेरे पास भी 2-3 बार आया, लेकिन जिन लोगों के पास फुर्सत नहीं थी, सोचने की सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि इसके लिए समय लगाना पड़ता है। जिनके पास समय नहीं है, 11 बजे सोकर उठना, 12 बजे तक तैयार होना, फिर 5 बजे से मित्र मंडली के साथ अपनी मटर गश्ती के लिए निकल जाना, वे लोग क्या इसके बारे में समय निकालेंगे। लेकिन हमने लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया है।
देवबंद, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर सहित कई जनपदों में, अन्य जनपदों में हमने एटीएस की नई फील्ड यूनिट भी गठित की है। 3 महिला पीएससी लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में हमने स्थापित की है। यूपी की कानून व्यवस्था में आए बदलाव और अपराधियों पर लगाम का नतीजा निवेश के तौर पर आया। इस पर भी करेंगे बात, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि योगी सरकार ने दूसरे सी यानी कनेक्टिविटी पर काम करके कैसे यूपी को पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में निवेशकों की पसंद बनाने पर काम किया। 3 वर्ष के अंदर जो हमने टारगेट तय किए थे, हमने उसको सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। इसी का परिणाम है कि जब हमारी सरकार आई थी, 12 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी थी, इस वित्तीय वर्ष के अंत में वह 27.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनकर के उभरेगी। और यह उन स्थितियों में जब हो रहा है जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से इस देश दुनिया की वैश्विक महामारी कोरोना के बाद उस दौर से गुजरी थी। मेरा यह मानना है कि जो ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है, आज वह देश की सर्वाधिक अच्छी ग्रोथ रेट है। कानून व्यवस्था के साथ साथ योगी सरकार ने कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया, क्योंकि निवेश हवा में नहीं आएगा। ये बात योगी सरकार को अच्छी तरह से पता है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने के लिए योगी सरकार ने सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, इन सब को न सिर्फ दुरुस्त किया बल्कि यूपी को देश का एक्सप्रेसवे स्टेट भी बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है इस सदन में कि उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद देश का 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास हो गया। सबसे अच्छा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास, सबसे अच्छी मेट्रो सिटी उत्तर प्रदेश के पास। 6 सिटी में हमारी मेट्रो का संचालन हो रहा है। प्रदेश के अंदर पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर चली। देश के अंदर आज के दिन पर हाईवे का सबसे अच्छा नेटवर्क हमारा है। प्रदेश के अंदर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने का काम हम पूरा कर चुके हैं। जिला मुख्यालयों को 4 लेन के साथ जोड़ने का काम लगभग हमारा पूरा हो चुका है। अब तहसील मुख्यालयों को 4 लेन के साथ जोड़ने के कार्यक्रम के साथ सरकार ने इस बार बजट में घोषणा की। सरकार ने इसके साथ साथ ब्लॉक मुख्यालयों को 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को भी इस बार घोषणा कर दी है। हर गांव को 250 की आबादी के हर मजरे को प्रधानमंत्री सड़क योजना के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को भी इस बार जोड़ने के लिए व्यापक पैमाने पे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। भविष्य के उत्तर प्रदेश को जो भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में, अपनी अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके, इसके लिए कनेक्टिविटी की दिशा से प्रयागराज में पूरे मंत्रिमंडल ने मिलकर के तय किया कि प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे को बढ़ाना। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हम कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के पास है। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के पास है और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी उत्तर प्रदेश इस वर्ष के अंत तक बनने वाला है। इस कनेक्टिविटी का नतीजा ये रहा कि यूपी में न सिर्फ निवेश की बारिश हुई बल्कि यूपी अब धीरे धीरे निवेशकों की पहली पसंद भी बनता जा रहा है। आपको सेक्टर दर सेक्टर भी विकास की गाथा बताएंगे, लेकिन उससे पहले खुद सीएम योगी की जुबानी सुनिए यूपी की सफलता की ये कहानी। पीएम आवास योजना में ग्रामीण हो या शहरी, इन स्कीम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। पीएम स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। महिलाओं के प्रति अपराध में सजा दिलाने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर स्टेट के रूप में, एमएसएमई में नंबर 1 पर। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक खातों में खोलने वाला राज्य उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। अटल पेंशन योजना उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर।
और इसके अलावा उत्तर प्रदेश कृषि निवेश पर किसानों को दे अनुदान, इसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। गन्ना और चीनी उत्पादन, आम उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, आलू उत्पादन, शीरा उत्पादन, इसमें उत्तर प्रदेश लगातार नंबर 1 स्थान पर। चाहे सरकारी योजनाओं को धरातल पर अमली जामा पहनाने की बात हो या फिर राज्य की बुलंद कानून व्यवस्था, यूपी हर जगह नंबर 1 है। यूपी की कानून व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान के लिए नजीर बन चुका है। एक समय यूपी में ऐसा भी था जब सरकारी योजनाओं से लेकर दफ्तरों तक में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था कि कोई निवेशक यूपी में कदम नहीं रखना चाहता था। योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने की दिशा में काम किया। इन तीनों पहलुओं पर योगी सरकार ने काम करके यूपी के खजाने की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का काम किया है। खुद योगी सरकार ने अपने लिए एक ऐसा टारगेट रखा है जो पूरा होगा तो पूरे देश में यूपी विकास की नई इबारत लिखेगा। एक तरफ यूपी में निवेश बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ गरीबी लगातार कम हो रही है। यूपी की इकोनॉमी के लिए महाकुंभ का आयोजन बूस्टर डोज की तरह है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में इस देश ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में सफलता प्राप्त की है। और पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है। अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। महिलाओं पे स्वावलंबन की दिशा में जो कार्य हुए हैं, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 20% भर्ती अनिवार्य रूप से महिलाओं की हुई। हर एक सेक्टर में उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। तो ये कहना कि उत्तर प्रदेश कभी इसको अचीव नहीं कर पाएगा, आपकी दुर्भावना हो सकती है, लेकिन सरकार की सद्भावना है कि उत्तर प्रदेश 5 वर्ष में इस टारगेट को अचीव करेगा। और 2029 में जिस उत्तर प्रदेश के इस संसाधनों से भरपूर उत्तर प्रदेश को प्रकृति और परमात्मा की कृपा से ओतप्रोत इस उत्तर प्रदेश को, जिसको आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने और विपक्षी दलों की सरकार ने देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था, देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया था, पिछले 8 वर्ष की डबल इंजन सरकार के प्रयास से दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। योगिनॉमिक्स का नतीजा है कि यूपी में न सिर्फ निवेश बढ़ा है बल्कि रोजगार भी तेजी से बढ़ा है। नौकरियों के आंकड़े खुद सीएम की जुबानी सुनिए और समझिए कैसे योगिनॉमिक्स की वजह से यूपी देश के विकास मैप पर टॉप पर जाता हुआ दिख रहा है। अभी हम लोगों ने फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को ग्राउंड ब्रेकिंग भी किया जा चुका है और जिनमें से बहुत सारे उद्योगों ने अपना प्रोडक्शन भी प्रारंभ किया है। ये 15 लाख का मतलब 60 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। ये पहली सरकार है जिसने 7.5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी भी दी है। एमएसएमई सेक्टर, जिसमें रोजगार सर्वाधिक प्राप्त होता है, देश के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे अधिक एमएसएमई यूनिट रखने वाला राज्य था, लेकिन इस सेक्टर को पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण केवल हमने नहीं पैदा किया था। यह वह सेक्टर था जिस सेक्टर में उत्तर प्रदेश में अनंत संभावनाएं थी और वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से विरासत के साथ हमें प्राप्त हुआ था।
महाकुंभ के आयोजन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की इकोनॉमी में एक और पहलू जोड़ा है। खुद पीएम मोदी ने देश को अर्थव्यवस्था का बड़ा मंत्र दिया था, जिसे यूपी ने न सिर्फ अपनाया बल्कि उसको अमली जामा भी पहनाकर दिखाया है। ये पहलू है आस्था की अर्थव्यवस्था का, जिसका सबसे बड़ा सबूत अयोध्या से लेकर प्रयागराज महाकुंभ तक पूरी दुनिया ने देखा। और जब हम आध्यात्मिक शक्ति की बात करते हैं तो सिर्फ महाकुंभ नहीं, वाराणसी जो बदला है उसका असर आसपास के जिलों में देखा गया है। अयोध्या जिस तरीके से बदला है, अयोध्या का असर पूरे उत्तर प्रदेश ने महसूस किया है। जिस तरीके से मथुरा में कहा जा सकता है कि आध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए हैं, वहां पर जो पर्यटक हैं, सिर्फ देशी नहीं विदेशी पर्यटक भी लाखों और करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। और ये जो कहानी है ये कहती कि आने वाले दिनों में सिर्फ पर्यटन ही, सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति ही, ये कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक स्थल ही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और गति देंगे। ये अयोध्या है प्रभु राम की नगरी, वो जगह जहां से राम राज्य की परिकल्पना ने सांस ली, वो धरती जहां से मर्यादा और पुरुषोत्तम दोनों ही नियमों ने सनातन की कीर्ति पूरी दुनिया में पहुंचाई। अयोध्या अब भी वही है, रामलला भी वहां विराजे हैं और अब अयोध्या पूरी दुनिया को भक्ति और आर्थिक शक्ति का नया का कहरा पढ़ा रही है। एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता है और निर्णय लिए रिजल्ट सामने आ गए। अयोध्या में आप मुझे बताइए, एक वर्ष में 700 करोड़ रुपए का चढ़ावा अकेले मंदिर में आया राम जन्मभूमि ट्रस्ट में। अब इन लोगों को यह भी बुरा लगेगा। आप अनुमान करिए, जो लोग उस समय विरोध करते थे कि सारे सड़क को चौड़ी करने की आवश्यकता क्या है, अब मैं जब अयोध्या जाता हूं पूछता हूं कि आवश्यकता थी कि नहीं थी, और कहते साहब अगर नहीं होता तो कहां इतनी भीड़ जाती। श्री राम चमत्कारों के देवता नहीं थे, वो कर्म के पुजारी थे। उन्होंने दुनिया को कर्म और धर्म के रास्ते चलकर देवत्व हासिल करने का रास्ता दिखाया। अयोध्या में पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी ने कर्म और धर्म को विकास के स्वर्ण रथ पर सवार कर ऐसा सरपट दौड़ाया कि अयोध्या का राम मंदिर दान के मामले में दुनिया के कई धार्मिक स्थलों से मीलों आगे निकल गया। जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक 700 करोड़ से ज्यादा का दान आया है। राम मंदिर देश में सबसे अधिक आय वाला तीसरा मंदिर बन गया है। एक साल में राम मंदिर में 13 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आए हैं। अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर का ही निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि रामनगरी का कायाकल्प भी हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कॉटेज इंडस्ट्री तक के विकास ने अयोध्या को विकास के पुष्पक पर सवार कर दिया है। हालांकि ये राह आसान नहीं थी। आस्था से अर्थव्यवस्था के जुड़ाव का ये सफर कांटों भरा था, लेकिन नीयत और नीति साफ हो तो नियति खुद ब खुद बुलंद हो जाती है। अयोध्या इसका जीता जागता प्रमाण है। को जब चौड़ीकरण कर रहे थे, विरोध करने वाले तब भी विरोध करते, अरे साहब ये विरोधी सड़क चौड़ीकरण करने की आवश्यकता है, सिंगल लेन ही रहने दो, ये डबल लेन 4 लेन बनाने की आवश्यकता है। जब वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा था अयोध्या में, तब भी उसका भी विरोध कर रहे थे ना, लेकिन उस विरोध के बीच से रास्ता निकाल कर पहले से ही एक दूरगामी सोच के साथ जब सरकार कार्य करती है तब परिणाम आता है। लेकिन उसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता है और निर्णय लिए रिजल्ट सामने करिए। जो लोग उस समय विरोध करते थे कि साहब इस सड़क को चौड़ी करने की आवश्यकता क्या है, अब मैं जब अयोध्या जाता हूं पूछता हूं कि आवश्यकता थी कि नहीं थी, और कहते साहब अगर नहीं होता तो कहां इतनी भीड़ जाती। हमने कहा देखो यही होता है, हम लोग शुद्ध अंतःकरण से कार्य करते हैं तो परिणाम भी उसी शुद्ध अंतःकरण से सामने आता है। पीएम मोदी वैसे भी आलोचना को आभूषण बनाने के हुनर में माहिर हैं। उनके मार्गदर्शन में राम मंदिर न सिर्फ बना बल्कि देश और विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन भी बन गया है। राम मंदिर ने कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तो तोड़े ही, और इसमें उसको मदद मिली महाकुंभ के महाआयोजन से, क्योंकि महाकुंभ में आस्था की डुबकी के बाद श्रद्धालु भारी संख्या में अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। राम मंदिर में रोजाना करीब 4 लाख श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 10 काउंटरों पर हर रोज 10 लाख रुपए से अधिक चढ़ावा आ रहा है। महाकुंभ शुरू होने के बाद पिछले 1 महीने में 15 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आया है। अयोध्या में जो श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है उसमें सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों की इकोनॉमी पर भी बड़ा असर पड़ा है।
आसपास के जिलों में छोटे छोटे व्यापारियों की कमाई भी बढ़ी है। जिस तर्ज पर अयोध्या में आस्था और अर्थव्यवस्था का डबल इंजन दौड़ा है, वही मॉडल महाकुंभ में सरपट भाग रहा है। आस्था के तमाम केंद्रों के बीच अयोध्या और प्रयागराज देश के इकोनॉमी मॉडल में नई जान भी फूंकने का मंत्र बता रहे हैं। जी में जो एक बार डुबकी लगाया और रामलला का दर्शन किया, ये मान करके चलिए कि वो फिर कभी भूलेगा नहीं उसके लिए पूरा जीवन, और यानी यह अविस्मरणीय होगा। प्रयागराज में श्रद्धालु कहीं से भी आ रहा है, एक बार उसने संगम में डुबकी क्या लगाई, जन्म और जीवन दोनों को लेकर के वह धन्य हो जा रहा है। उसके मुंह से बरबर हर गंगे का निकल करके वह अपने आप को धन्य धन्य समझ रहा है। भारत में मंदिरों की अर्थव्यवस्था का अहम स्थान है विकास में। मंदिरों की अपनी अर्थव्यवस्था लाखों करोड़ों की है और जीडीपी में उसका योगदान भी बढ़ रहा है। ये सब मिलाकर देश की आर्थिक प्रगति का राजमार्ग बन रहा है। NSSO के आंकड़ों के मुताबिक धार्मिक टूरिज्म भारत की जीडीपी में 2.3% की हिस्सेदारी रखता है। टेम्पल इकोनॉमी सालाना करीब 3 लाख करोड़ रुपए का है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर की सालाना आय 1500 करोड़ से ज्यादा की मानी जाती है। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर की सालाना आय 750 करोड़ से ज्यादा की है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की सालाना आय 650 करोड़ रुपए है, जबकि वैष्णो देवी मंदिर में हर साल करीब 600 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। वहीं शिरडी के साई मंदिर की सालाना आय 500 करोड़ रुपए है। आस्था और अर्थव्यवस्था की यही डबल इंजन रफ्तार प्रयागराज से लेकर अयोध्या तक इकोनॉमी को पैसों से सराबोर कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में राम भी हैं, कृष्ण भी हैं और शिव भी हैं। श्रद्धा की ये त्रिवेणी अब अर्थव्यवस्था में रफ्तार की गंगोत्री भी बनती जा रही है। तो योगिनॉमिक्स में आज हमने बात की कि किस तरीके से कहा जा सकता है कि महाकुंभ से 3.5 लाख करोड़ की जो अर्थव्यवस्था को एक बड़ी गति मिली है। इसके साथ साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आध्यात्मिक शक्ति को पहचाना है, उसके परिणाम धीरे धीरे आने शुरू हो गए। उसका सबसे बड़ा फायदा जो है युवाओं को मिलेगा, आधी आबादी को मिलेगा, और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा डेस्टिनेशन बन गया है उद्योग करने का, निवेशकों के लिए निवेश करने का, और यही संभावना है उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन के बड़े लक्ष्य की तरफ नजदीक ले जाती है। योगिनॉमिक्स में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर कुछ बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ, बड़ी कार्य सकता है संभावनाओं के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।